नमस्कार। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ अहम मुद्दों पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। हमारे और रूसी तेल छूट पर भी थोड़ी जानकारी है। तो कोशिश करते हैं समझने की कि भारत की आर्थिक नीतियां और जो ये फैसले हो रहे हैं वो कैसे आकार ले रहे हैं। हाँ, और ये तीनों मुद्दे जो हैं, जीएसटी दरों में बदलाव की बात, फिर वो अमेरिका से कॉटन आयात पर ड्यूटी हटना और रूस से सस्ता तेल, ये कहीं ना कहीं जुड़े हुए भी हैं। सही कहा। तो देखते हैं इनके फायदे क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं और अर्थव्यवस्था पर इनका असर क्या पड़ सकता है। ठीक है, तो जीएसटी से ही शुरू करें। ये बात तो काफी चल रही है कि सरकार शायद जीएसटी दरों को सरल बनाएगी। हाँ, चर्चा तो है। ईटी नाउ का विश्लेषण तो यही कहता है कि कई चीजें शायद 12% से 5% और 28% से 18% वाले स्लैब में आ सकती हैं। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब कीमतें कम होंगी। हाँ, बिल्कुल। अगर ऐसा होता है तो कीमतें घट सकती हैं और खपत भी बढ़ सकती है, खासकर जैसे कारों वगैरह के लिए, जहाँ शायद 10% से ज्यादा की कमी आ जाए। तो ये तो कंपनियों और हम जैसे उपभोक्ताओं दोनों के लिए अच्छी खबर है। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, खासकर अभी के आर्थिक माहौल में। उपभोक्ता ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल, सीमेंट जैसे क्षेत्रों में मांग बढ़ सकती है। कंपनियां भी मतलब प्रतिस्पर्धा के कारण कीमतों को मिलने वाला फायदा ग्राहकों तक पहुंचा सकती हैं। लेकिन इसमें एक पेच है, खासतौर पर वो जो 12% से 5% वाला बदलाव है। अच्छा, क्या पेच है? मतलब पूरी 7% की कमी नहीं दिखेगी क्या फौरन? शायद नहीं, कम से कम तुरंत तो नहीं। देखो, इसे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहते हैं। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर? हाँ, मतलब सोचिए, कंपनी अपना माल तो 5% टैक्स पर बेच रही है, पर उसे बनाने में जो सेवाएं लगी, मान लीजिए विज्ञापन या किराया, उन पर तो उसने 18% टैक्स दिया है ना? हाँ, वो तो है। तो अगर सरकार इस ज्यादा दिए गए इनपुट टैक्स का रिफंड आसानी से या जल्दी नहीं करती, तो कंपनी की लागत तो बढ़ी हुई रहेगी। ओह, समझी। तो वो पूरी बचत ग्राहक तक नहीं पहुंचेगी? शायद पूरी नहीं, मतलब सरकार इस मुद्दे से वाकिफ है और वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के समाधान पर विचार तो कर रही है, पर जब तक ये सुलझेगा नहीं, पूरी कमी दिखना मुश्किल है। ये तो ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, अब टैक्स से हटकर थोड़ा व्यापार पर आते हैं। कॉटन का क्या मामला है? अमेरिका से जो कच्चा कॉटन आता है उस पर 11% इम्पोर्ट ड्यूटी अस्थायी रूप से हटा दी है सरकार ने। जी हाँ, कुछ समय के लिए हटाई है, शायद 30 सितंबर तक। और इसकी टाइमिंग बहुत दिलचस्प है। हाँ, वही मैं सोच रही थी। ये फैसला तब आया है जब अमेरिका ने हमारे टेक्सटाइल निर्यात पर टैरिफ बढ़ा दिए हैं ना। सुनने में आया है कि 50% तक भी हो सकते हैं। बिल्कुल, इससे हमारे निर्यातकों को मुश्किल हो रही है। बांग्लादेश और वियतनाम जैसे हमारे प्रतिस्पर्धियों को फायदा मिल रहा है और अमेज़न जैसे बड़े खरीदार भी अपने ऑर्डर रद्द कर रहे हैं या कहीं और दे रहे हैं। तो ऐसे में ये ड्यूटी हटाने का क्या मतलब हुआ? देखो, इसके कई मतलब हो सकते हैं। पहला तो सीधा है, भारतीय टेक्सटाइल मिलों और निर्यातकों को थोड़ी राहत मिलेगी। कच्चा माल यानी कॉटन सस्ता मिलेगा, तो वो बढ़े हुए अमेरिकी टैरिफ के बावजूद थोड़ा मुकाबला कर पाएंगे। अच्छा, मतलब एक तरफ से दबाव आया तो दूसरी तरफ से थोड़ी सहूलियत दे दी। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। दूसरा, ये भारत में कॉटन की जो घरेलू मांग और आपूर्ति का अंतर है, उसे भी शायद कुछ कम करने में मदद करे। और तीसरा, इसे शायद अमेरिका के साथ जो व्यापारिक तनाव चल रहा है उसे कम करने और बातचीत का माहौल बनाने के लिए एक लो कॉस्ट हाई सिग्नल कदम की तरह भी देखा जा सकता है। मतलब लागत कम पर संकेत बड़ा। पर इसका कोई नुकसान भी है? हाँ, एक चिंता जरूर है, वो है हमारे घरेलू कॉटन किसानों पर असर। अच्छा, वो कैसे? देखिए, अगर सस्ता और अच्छी क्वालिटी का अमेरिकी कॉटन ज्यादा मात्रा में भारत आएगा, तो जाहिर है हमारे किसानों पर अपनी उपज की कीमतें कम करने का दबाव बढ़ेगा, उन्हें नुकसान हो सकता है। तो सरकार को इस पर नजर रखनी होगी कि किसानों को ज्यादा दिक्कत ना हो। सही बात है, ये संतुलन साधना जरूरी है। चलिए अब आते हैं तीसरे और अहम मुद्दे पर, रूस से मिलने वाला सस्ता तेल। सुनने में आया है कि डिस्काउंट अब पहले जितना नहीं रहा, करीब 5% ही रह गया है। हाँ, छूट तो कम हुई है, पहले से काफी कम है, लेकिन फिर भी ये भारत के लिए अब भी बहुत अहम है। आप देखिए, मई 2025 में भारत के कुल तेल आयात का करीब 42% रूस से ही आया था। बाप रे, 42%! ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। और इस छूट से सालाना अरबों डॉलर की बचत हो रही है। इसके फायदे कई हैं। एक तो सीधा आयात बिल कम होता है, जिससे व्यापार घाटे को संभालने में मदद मिलती है। और पेट्रोल डीजल की कीमतें? बिल्कुल, घरेलू स्तर पर ईंधन की कीमतें स्थिर रखने में भी ये मदद करता है। और आपको बताया, ईंधन की कीमतें लगभग 60% भारतीय परिवारों के बजट को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। हाँ, वो तो है। इसके अलावा रिफाइनरियों को भी बेहतर मार्जिन मिल जाता है। जीडीपी पर इसका सीधा असर भले ही बहुत बड़ा ना दिखे, लेकिन सस्ती ऊर्जा अप्रत्यक्ष रूप से मैन्युफैक्चरिंग जैसे जरूरी क्षेत्रों को सहारा देती है। और रणनीतिक तौर पर इसका क्या मतलब है? मतलब एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ रूस, ये संतुलन कैसे सध रहा है? और ये अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा कितना बड़ा है? ये बहुत बड़ा सवाल है और यही सबसे मुश्किल संतुलन है। अभी तक तो भारत ने इसे काफी अच्छे से संभाला है, अपनी ऊर्जा जरूरतों और अपनी विदेश नीति की स्वायत्ता के बीच, लेकिन जोखिम तो हमेशा रहते हैं। जैसे? एक तो अमेरिकी प्रतिबंधों का डर हमेशा बना रहता है। दूसरा, ये छूट कितनी स्थायी है ये कहना मुश्किल है, ये कभी भी बदल सकती है। और एक और अहम बात जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, वो क्या? वो ये कि सस्ते जीवाश्म ईंधन यानी पेट्रोल डीजल पर यह निर्भरता भारत के अपने 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के जो लक्ष्य हैं उनके रास्ते में बड़ी बाधा बन सकती है। हमें हरित ऊर्जा की तरफ भी तो जाना है। ये तो बहुत सारे पहलू हैं सोचने के लिए। तो अगर हम इन तीनों चीजों को एक साथ देखें, जीएसटी, कॉटन, तेल, तो ऐसा लग रहा है कि भारत बहुत सोच समझकर, मतलब टैक्स, व्यापार नीतियां, ऊर्जा खरीद, इन सब औजारों का इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल। एक तरफ घरेलू मांग को संभालना है, दूसरी तरफ निर्यात को बचाना है, और साथ ही ये दुनिया भर की भू राजनीति के बीच अपना रास्ता भी बनाना है। एकदम सही कहा आपने। ये एक बहुत ही जटिल संतुलन साधने की कोशिश है। एक तरफ तात्कालिक आर्थिक राहत देने की जरूरत है, जैसे जीएसटी दरों में कमी की उम्मीद, सस्ता कॉटन या तेल मिलना। तो दूसरी तरफ इसके दीर्घकालिक परिणाम भी हैं, जैसे किसानों पर क्या असर होगा, इस छूट पर हम कितने निर्भर हो जाएंगे, भू राजनीतिक जोखिम क्या है और हमारे जलवायु परिवर्तन के लक्ष्य कहाँ जाएंगे। हर फैसले के पीछे गहरे रणनीतिक मायने छिपे हुए लगते हैं। तो आखिर में सोचने वाली बात ये रह जाती है कि ये जो अलग अलग आर्थिक फैसले हमें दिख रहे हैं,
क्या ये सिर्फ आज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उठाए गए कदम है, या फिर ये किसी बड़ी लंबी अवधि की सोची समझी आर्थिक दिशा का हिस्सा है जिसे शायद हम अभी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं? बिल्कुल, यही सवाल है। क्या ये सिर्फ पैचवर्क है या एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा? इस पर आगे भी नजर रखनी होगी।